इक्विलिब्रियम, हेडिंग लिखो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि नेट फोर्स क्या हो चीज ऑब्जेक्ट पे जीरो। अब मैं कहता हूं अगर नेट फोर्स जीरो का तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या हो रहा होगा? अब मैं कहता हूं अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? फोर्स mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। और टेंशन किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये ऐसे है, इस रस्सी को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या क्या फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ लग जाएगा mg, ये रस्सी इधर लगाएगी फोर्स, जिससे बोलेंगे T2, और ये रस्सी जो इधर फोर्स लगाएगी उसको क्या बोल देंगे? T1। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ है ना? यस सर। देखो अब एक एक्सिस ये चूज कर ली, नेट फोर्सेस पे जीरो होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसका? जीरो है। ये बताओ अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। बहुत बढ़िया। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? अरे यार, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो तुम भी बता दो ये एंगल की क्या होगा? 30 डिग्री। अब इन फोर्सेस का कंपोनेंट कर लो। ठीक है, इन फोर्सेस का क्या कर देते हैं? कंपोनेंट करते हैं। इस T1 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 sin 30, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो। T2 cos 45। T1 cos 30। अरे कंपोनेंट तो T1 के ही क्या है? यस। T2 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T2 cos 45। T2 cos 45, और T2 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T2 sin 45। T2 sin 45। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? भाई इन दोनों को तो कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया ना, इसके और इसके, और इसको इस फॉर्म में, इसमें तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो T1 sin 30 किसके बराबर होना चाहिए? T2 cos। बिल्कुल सही बात है, तुम ऐसे ही लिखोगे T1 sin 30 should be equal to T2 cos 45। इधर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। T1 cos 30 डिग्री, T2 sin 45 डिग्री should be equal to what? mg। क्या बात समझ में आ गई? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी आराम से।
हाँ है ना, जरा देखो कितनी आएगी। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, t1/2 t2/√2 रूट, तो t1 इक्वल टू √2 टाइम्स t2 हो जाएगा। हाँ है ना, नीचे वाले को सॉल्व करो, t1 √3/2 प्लस t2/√2 इक्वल टू mg। t2 को क्या लिख सकते हो, t1/√2, तो t1 √3/2 प्लस t1/√2 इंटू √2 ये आ जाएगा इक्वल टू mg। इसको अगर तुम ध्यान से सॉल्व करोगे तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mg अपॉन √3 + 1। हाँ है ना, तो इस राशि की टेंशन आ जाएगी t1 की। कुछ नहीं बेटा, इस इक्वेशन को sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हाँ है ना, ये क्या होता है 1/√2, इसको सॉल्व कर लो ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अरे भाई ये होता है, इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर रुका ही हुआ है तो इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ये इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट है ये इधर आया, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ये, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 क्या होगा, जब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। हाँ है ना, क्या बात समझ में आ गई। t1 की वैल्यू आ गई, तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करके देख लो। t1 पुट कर दो तो t2 क्या आ जाएगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा √2 mg अपॉन √3 + 1, ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या बात समझ में आ गई। Yes, sir. बहुत बढ़िया बात, अगर बात समझ में आ गई तो मैं एक चीज बताता हूँ, एक सिंपल तरीका भी इसको सॉल्व करने का। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, t1 t2 और t3, और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, हाँ है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल इसको बोल दो α1 t1, मतलब t2 और t3 के बीच में। तो बताओ इस एंगल को क्या बोलोगे, अल्फा क्या बोलोगे, 3। 1 और 2 के बीच का एंगल ये 3 है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलोगे, Alpha 2. α2। तो जब भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो एक लॉ होता है जो हमेशा वैलिड होता है, दैट इज t1 अपॉन sin α1, दिस अपॉन इन दोनों के बीच के एंगल का α1, t2 अपॉन sin α2 और t3 अपॉन sin α3। इसको साइन लॉ भी बोलते हैं, इसको लामिस थ्योरम भी बोलते हैं, लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम है ना। लेमिस थ्योरम states that if an object is in equilibrium and 3 forces are acting on it, then sin law is applicable, that is t1 upon sin α1 equal to t2 upon sin α2 equal to t3 upon sin α3। अब इसके एक बार वैलिडिटी चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पे ये t1 है, मेरे को ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये 90 45 है तो कितना हो गया 135, तो ये लिखते हैं ना तुम t1 अपॉन sin 135, t2 ये वाला एंगल कितना होता है 150, हाँ है ना,
mg, ये 45 प्लस 30, तो ये एंगल कितना था? साइन 45 प्लस 30, ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है? हाँ है ना? इस इक्वेशन की खास बात है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, देखो आंसर आएगा। साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ है ना? Yes, sir. तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 2√2 √3 + 1, हाँ है ना? क्या बात समझ में आई या नहीं? इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? mg अपॉन √3 + 1/2√2, ये चीज सॉल्व होके ये आएगी, ये क्या आ जाएगा? T2। ये बताओ साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री होता है, साइन 180 - 30, तो साइन 30 हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, बिल्कुल 1/2 आएगा, ये आएगा 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? √2 mg अपॉन √3 + 1। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको इसके बराबर कर दो, 1/√2, तो √2 से √2 गायब हो जाएगा, तो T1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 mg अपॉन √3 + 1। देखो सेम ही आंसर आ रहा है क्या? सेम ही आंसर क्या है? चाहे आप एलिमेंट्री तरीके से सॉल्व कर लो या लेमिस थ्योरम लगा लो, हाँ या ना? Yes, sir. तो लिख लो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है। लिख लो तब बता देना। जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया? Yes, sir. mg के सामने भाई mg, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लोगे ना, ये वाला। सौम्य समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये वाला एंगल लोगे, दिस अपॉन दिस। जैसे अगर ये वाला फोर्स लोगे तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल लोगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करोगे भी समझ में आ जाएगा तुम्हें।
ये 5 kg का ब्लॉक है, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये T1 रस्सी है, T2 रस्सी, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। फाइंड T1 एंड T2, सॉल्व करो। फाइंड T1 एंड T2। कर लिया सॉल्व? सर कर रहे हैं। करो करो। देखो मैं बताता हूँ, इधर लग रहा होगा 50, ये लग रहा होगा T2, ये लग रहा होगा T1, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया होगा 30 डिग्री, ये 30 ये 60 कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल हो गया 90 डिग्री। तो 50 अपॉन साइन 90, T2 50 आ जाएगा। 120 आया ना, और T1 अपॉन साइन 150 आया ना। यस सर। चाहो तो आप कंपोनेंट करके कर लेते, इसका ये कंपोनेंट इसका ये दोनों बराबर होते, इसका ये कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट इसके बराबर होता 50। आप ऐसे भी कर सकते थे। ये 50 हो गया, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, 25 √3 होता है T2 टेंशन। क्या बात समझ में आई है? नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती? 1/2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाती? 25। यस सर। हाँ बोलो। बेटा ये √3 पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा सौम्य।
पर तुमने सही किया, अच्छा किया है। एक और देखो क्वेश्चन। ये एक बॉल है, एम मास है इसका। ये दीवार नॉर्मल लगाएगी, तुम्हें पता है किसी भी एक सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लॉ। मैं कहता हूँ ये नॉर्मल हो गया, n1 नाम दे दो। ये नॉर्मल हो गया n2। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये तो है 60 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री। और इस पे एक नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, दैट इज एम। तो n1 और n2 लगाओ कि इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, इसने इस पे कितना फोर्स लगाया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा? अब तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, और कोई चेंज ही नहीं। ये और ये सेम है, बस यहाँ पे n1 और n2 हो गए। ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। कई बार क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड होगा, देखना। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ से एक धागा बांधा, ठीक है। ये एक एम मास की बॉल को बांध रखा है, एम मास की बॉल। अब इसे बताओ कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये बताओ पहले। बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। सर ग्रेविटी। बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा। और Second wall, left side. वॉल किधर लगाएगी इस पे? नॉर्मल। इधर लगाएगी नॉर्मल, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. धागा किधर फोर्स लगा रहा होगा? Sir, ऊपर. इसके के अलोंग ही लगा रहा होगा Yes, टेंशन। sir. ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल बताओ, टेंशन की वैल्यू बताओ। के बात समझ में ये नहीं है? ये एंगल 30 डिग्री है। सॉल्व करो।
हाँ, वॉल क्या फोर्स लगाएगी, टेंशन क्या होगी, नॉर्मल क्या होगा एमजी की टर्म्स में, एमजी की टर्म्स में बताओ, एमजी गिवन है, एम दिया हुआ तो। देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120, और ये एंगल कितना है, 90, एमजी के नीचे कौन सा एंगल आएगा, sin 120, बहुत बढ़िया। टी के नीचे कौन सा एंगल आएगा, 90 degree, नॉर्मल के नीचे कौन सा एंगल आएगा, 150, मेरे साथ है, आंसर आ गया। yes sir, टी yes sir, टी की वैल्यू कितनी है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, root 3 by जो 1 है, तो टी किसके बराबर आ गया, टी किसके बराबर आ गया, और नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, mg/√3। बहुत बिल्कुल सही बात है। अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इस मास की वैल्यू बताओ ताकि ये इक्विलिब्रियम हो, इस पे नेट फोर्स 0, यही क्वेश्चन है। हाँ भैया, इस मास की क्या वैल्यू होगी अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये है क्वेश्चन। अगर यही बता दिया तो फिर पूछा क्या है, पूछा ही तो ये कि इस m की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 8 kg है तो इस m की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में हो। बहुत बढ़िया कुलमीत, तूने तो कमाल कर दिया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब देता है, नाइस।
उम्मीद ने दिया है एकदम सही जवाब। सक्षम जी गलत है ये जवाब। अक्षत गलत है। सही है यार। सुनो, इसमें कितनी टेंशन होनी चाहिए बताओ, अगर इक्विलिब्रियम है तो। बताओ। 80 न्यूटन। तो इसमें भी कितना होना चाहिए? 80। इसमें भी कितना होना चाहिए? 80। तो इसमें कितना होना चाहिए? पुली पे नेट फोर्स 0 था 160 न्यूटन। और ये किसके बराबर होना चाहिए? mg। तो m इज इक्वल टू 16। एकदम बढ़िया। दो जनों ने एकदम सही जवाब दिया था। किस किसने? एक तो दिया था हृदयांश ने, अक्षत ने, सक्षम ने। बहुत बढ़िया। कुलमीत बेटा तेरा आंसर गलत है। ये बताओ क्या ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गई? छोड़ो, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसे फालतू का। ठीक है। बहुत कर ली इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। नया टॉपिक देखते हैं। मेरे को ये बताओ, ये एक स्प्रिंग है, एम मास बनता है 5 kg का, के की वैल्यू है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है 4 सेंटीमीटर से। इस ब्लॉक को अगर अब मैं रिलीज करूं यहां से, ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बिल्कुल नकुल, उसको अलग अलग करके करते। ठीक है, मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को। पता चले हम ऐसे ही फंसे तो मैं ऑलरेडी अगली क्लास में पहले से क्वेश्चन लेकर आऊंगे। ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
ये स्प्रिंग इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी? 80 न्यूटन लगाएगी, है ना? तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? 16 इस डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। फाइव kg का है, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में बताओ कितना एक्सटेंशन होगा? फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सक्शन शायद सही है। इस पे mg इधर लगेगा 50 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो इस पे इधर लगेगा। कितना होगा ये? 50 sin 37। एक कंपोनेंट इसका इधर होगा cos 37। एक इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा और इधर इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, हाँ है ना? सही बात है। नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? cos 37 that is 4/5 that is 40 न्यूटन। kx किसके बराबर हो जाएगा? sin 37 that is 3/5 that is 30। k की वैल्यू कितनी है? 2। 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ गई? सबको आ गई ये बात समझ में? क्या सबको समझ में आ गई? Find value of m so that 10 kg is in equilibrium.
Find value of m so that 10 kg is in equilibrium. अब तुम्हें पता है कि इधर तो इक्विलिब्रियम की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो भाई नॉर्मल एडजस्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये 100 होगा, 100 sin 30 इधर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी टेंशन क्या होगी, 50, इसमें भी टेंशन क्या होगी, 50। इस पे mg फोर्स इधर लगेगा, ma का कंपोनेंट किया कहाँ पे है, mg का कंपोनेंट किया है, ये sin 53, ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो साथ वाला cos और दूसरे वाला क्या होता है, sin। mg है, mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg sin 60। तो mg sin 60 किसके बराबर होना चाहिए, 50 न्यूटन के बराबर। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। जी की वैल्यू ये गायब कर दो, तो 10/√3 आ जाएगा मास। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। Yes, sir. ठीक है, तो बढ़िया बात है, समझ में आ गई। तो अब एक चीज देखो, एक चीज समझो जिसे बोलते हैं हम वेट। वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है, वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है, यार बता ही नहीं सकते तो मेरे को, वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है। So weight. मान लो मेरा वेट है 80 kg, तो वेइंग मशीन मेरा वेट बता रही है क्या,
वेट तो वो फोर्स है जिसे अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। वेइंग मशीन कभी नहीं बताती वेट क्या है। वेइंग मशीन जो मेजर करती है ना, वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेजर करती है? सर हाँ, तो फिर वेट कौन सी मशीन मेजर करती है? अभी वही बता रहा हूँ, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है वही बता रहा हूँ, पहले सब पता चलेगा, ठहरो। अब देखो होता क्या है, अगर मान लो आप एक लिफ्ट में हो, आप एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, तो आपका भी एक्सेलरेशन क्या है बताओ? सर 0। क्या? सर 10, सॉरी सर, यहाँ पे 10 होगा। mg नीचे होगा, मुझसे। नॉर्मल ऊपर होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। कब? जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। लेकिन अगर मान लो लिफ्ट का एक्सेलरेशन a ऊपर होता तो कौन सा फोर्स बड़ा होता दोनों में से? सर नॉर्मल टू। Normal. नॉर्मल माइनस mg किसके बराबर आता है? ma। नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा सर? mg प्लस a। दैट इज, अब आपकी रीडिंग ज्यादा आती जब आप ऊपर की तरफ जाते। क्या बात समझ में आई है? तो वेइंग मशीन यही तो रीडिंग देती है नॉर्मल की। वेइंग मशीन फोर्स, जितना वेइंग मशीन आप पे फोर्स लगाती है ना सर उतने आप फोर्स। हाँ, सर लेकिन जब वेइंग मशीन सर मतलब लिफ्ट से नीचे जा रही है, फिर तो सर वो एमजी की तरफ ज्यादा लगेगा ना, अभी फिर ठहर कम जा। होएगा। अरे भाई इक्वेशन देख ले, इक्वेशन ही बनानी आती। ये बता, एक्सीलरेशन अगर नीचे होता तो खुद ही बता मेरे को, अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होता तो दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होता बोल? एमजी। ये इक्वेशन लिखता यस सर। तो नॉर्मल क्या आ जाता? यस सर। अगर तू फ्री फॉल में हो जाता तो ए किसके बराबर हो जाता? सर फ्री फॉल में हाँ, ग्रेविटी के। जैसे लिफ्ट की रस्सी टूट जाती तो तेरा नीचे का एक्सेलरेशन जी के बराबर, तो ए जी के बराबर, तो नॉर्मल क्या यस हो सर। जाता? 0। 0। तो तू बोलता तू वेटलेसनेस कंडीशन के अंदर है, हाँ है ना? यस सर। क्या ये बात समझ में आई है? तो वेइंग मशीन क्या चीज यस मेजर सर। करती है ये बताओ? सर नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। लिखो, वेइंग मशीन मेजर्स द, लिखो वेइंग मशीन मेजर्स द, weighing machine measures the normal reaction, weighing machine measures the normal reaction, weighing machine measures the normal reaction exerted by weighing machine on the person or object. सर नॉर्मल रिएक्शन के आगे क्या है? Measures the normal reaction exerted by machine on the person or object. नकुल मैं कह रहा हूँ अगर फ्री फॉल में हो तो ए किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर, तो ये चीज क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, तो वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है। जैसे तू छत पे से जंप करे हवा में रहता है तो तेरे को क्या लगता है तेरा कोई वेट ही नहीं है, जंप Yes. करके देख। फिर इसको इस फिर देखो ये बनाओ, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ठहरो। ये मान लो बंदे का जो वेट है ना, मास है वो है 50 kg।
एक्सेलरेशन 0 है, बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? सर 1 मिनट रिपीट कर दोगे सर प्लीज एक बार? यार एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। तो नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए? mg। यस सर। तो बस यही तो लिखा मैंने। यस सर। तो अगर मैं बोलूं इसका मास कितना है तो 10 से डिवाइड कर दो 50 kg। यस सर। लेकिन अगर मान लो इसी का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ हो जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? ऊपर वाला। तो नॉर्मल माइनस 500 शुड बी इक्वल टू 50 इंटू ए कितना है 2। तो ये कितना आ जाएगा? नॉर्मल कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन आ जाएगा, हाँ या ना? तो मैं बोलूं अभी इसका वेट कितना दिखाई देगा आपको? 60 kg। आई बात समझे? यस सर। अगर मैं कहता हूँ इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए फिर? mg। तो आप क्या बोले अब इसका वेट कितना दिखाई देगा आपको? 30 kg। अरे बेटा अगर वेइंग मशीन mg मेजर करती तो हमेशा mg तो सेम ही रहता। इसका मतलब वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है। तो जब भी आप वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करते हो ना, तो जनरली कहते हैं कि आप है ना जंप पंप मत करो या हिलो डुलो मत, एकदम स्टिल होके वेट मेजर करते हो ना अपना। बेटा जी जवाब तो दे दो। यस सर। तो बस वो इसीलिए बोलते हैं। ऐसी एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखा कभी? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन इन द स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग बैलेंस measures the spring balance measures the spring balance measures the tension in the string. Spring balance measures the tension in the spring. अब मान लो एक लिफ्ट में होती, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर 0 होता तो ये टेंशन ही मेजर करता ना, तो ये टेंशन किसके बराबर आ जाती बताओ मेरे को? mg। बिल्कुल। अगर इसका ए एक्सेलरेशन ऊपर हो जाता लिफ्ट का, तो टेंशन बड़ी हो जाती, यही आता। तो टेंशन किसके बराबर आ जाता? अगर यही इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाता, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? अब पता चल गया स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है। अगर mg मेजर करता तो लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए किधर भी एक्सेलरेट हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो रीडिंग क्या आती है? हमेशा mg आनी चाहिए थी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें अच्छी तरह से? यस। चलो मेरे को एक बात बताओ, जब लिफ्ट रुकी हुई थी ना, लिफ्ट रुकी हुई थी,
तो स्प्रिंग बैलेंस था, रीडिंग दे रहा था, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग थी वो आ रही थी 50 kg। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लग जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग होगी? ग्रेविटी है ही। तो बताओ रीडिंग क्या आएगी स्प्रिंग की, अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाने लग जाए तो? पहली बात तो ये है, ऊपर जाएगा तो रीडिंग ज्यादा नहीं चाहिए। नकुल, लॉजिक ही देख ले, कई बार बता दिया, ये फोर्स बढ़ा हुआ mg से तभी ये रीडिंग आएगी। mg किसके बराबर होगा? 50। तो मास कितना है? 50 kg है। 500 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स, टी ऊपर, टी माइनस 500, 50 इंटू 5, 5 5 25, तो टी कितना आ गया? 750 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग दे रहा है? 75 kg दे रहा है। क्या बात समझ में आई या नहीं? क्या बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय।